नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दें, चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को एक बार फिर से नोटिस भेजा। 2 वोटर आईडी कार्ड के मामले में निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर से नोटिस भेज दिया है। तेजस्वी यादव ने जो कार्ड दिखाया वो फर्जी है। निर्वाचन आयोग ने साफ किया कि जो एपिक नंबर दिखाया गया वो फर्जी है। फर्जी दस्तावेज का उपयोग करना अपराध है और 16 अगस्त तक फर्जी वोटर कार्ड को तेजस्वी जमा करा दे। ये देखिए नोटिस जारी किया गया है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से रजनीश कुमार। रजनीश, नोटिस एक बार फिर से निर्वाचन आयोग ने तेजस्वी यादव को दिया और बताया ये भी साथ ही कि ये फर्जी कार्ड है, इसको जमा कराएं। लेकिन सवाल ये बड़ा है कि तेजस्वी आखिर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल जया, देखिए तीसरा रिमाइंडर लेटर है और यूं कहें तो इस बार निर्वाचन आयोग ने साफ तौर से फर्जी करार दे दिया है, क्योंकि निर्वाचन आयोग का कहना है कि दूसरे एपिक नंबर को एक तरह से जांच के बाद फर्जी पाया गया है। और बता दें, ये जो एपिक नंबर जो 2 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव ने जारी किया था, RAB 29162120, ये चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि ये फर्जी है और जिला प्रशासन की टीम के साथ साथ जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं उन्होंने जांच किया है। तो कहीं ना कहीं इसे साफ तौर से ये भी बताया गया कि एक कानूनी अपराध है, क्योंकि फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाना और एपिक नंबर जो है उसका उपयोग करना। तो ऐसे में अब 16 अगस्त तक मोहलत दी गई है जिला प्रशासन के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा, कि 16 अगस्त के शाम 5 बजे तक तेजस्वी यादव जो है, जो एपिक नंबर जो अभी फर्जी करार दिया गया है, इसके एविडेंस के साथ तो वोटर आईडी कार्ड है, इसे हर हाल में निर्वाचन आयोग को जमा करें। इसके बाद आगे क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। बिल्कुल रजनीश, क्योंकि ये दूसरा रिमाइंडर है और दूसरे रिमाइंडर पर क्या जवाब तेजस्वी देते हैं ये भी देखना होगा। और अगर जवाब नहीं देते हैं तो भविष्य में निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है उस पर भी हमारी नजर होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का पलटवार सामने आ चुका है। चुनाव आयोग ने राहुल के दावों का फैक्ट चेक किया है। चुनाव आयोग ने राहुल के दावों को भ्रामक बताया है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से 5 सवाल पूछे थे। चुनाव आयोग ने एक्स पर राहुल के दावों को भ्रामक बता दिया है। तो देखिए, एक तरफ तेजस्वी को एक बार फिर से रिमाइंडर भेजा गया, दूसरी तरफ बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि राहुल गांधी के आरोपों को चुनाव आयोग ने उसका जवाब दिया, उस पर पलटवार किया। चुनाव आयोग ने राहुल के दावों को भ्रामक बताया है। और चुनावी साल में गृह मंत्री अमित शाह आज सीतामढ़ी पहुंचे और मां जानकी की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। अयोध्या में बने राम मंदिर की तर्ज पर अब पुनौरा धाम में माता सीता का विशाल और भव्य मंदिर बनेगा। कलश स्थापना के साथ अमित शाह ने पहली ईंट रखी है और इस भूमि पूजन में सीएम नीतीश भी शामिल हुए। क्या खास रहा आज का पूरा कार्यक्रम, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरः शुचिः। सियावर रामचंद्र की। सीतामढ़ी का पुनौरा धाम यानी मां जानकी की जन्मस्थली। अयोध्या के विशाल राम मंदिर की तर्ज पर पुनौरा धाम में मां सीता के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ माता जानकी के मंदिर का भूमि पूजन किया। कलश स्थापना और आरती के साथ मां सीता के भव्य मंदिर की आधारशिला रखी गई। इस विशेष पूजा में देश भर से पहुंचे साधु संत शामिल हुए। पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ पूजा कराई गई। पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरः शुचिः। मूसलाधार बारिश के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंदिर की पहली ईंट रखी। मां जानकी के मंदिर निर्माण में भूमि पूजन के लिए 21 तीर्थों की मिट्टी और 11 नदियों का जल मंगवाया गया। अयोध्या के हनुमानगढ़ी से ईंट भी पहुंची थी और पूरे मंदिर परिसर को नेपाल से मंगाए गए खास फूलों से सजाया गया। पूरी तरह तैयार होने के बाद मां सीता का मंदिर अयोध्या में बने भगवान राम के मंदिर से भी विशाल होगा। कि आज मां जानकी के
जन्म जहां हुआ वहां पुनरोधाम मंदिर का परिसर का समग्र विकास का नींव डालने का काम हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा काम सरकार ने किया, केंद्र सरकार ने, और आप आज भी आकर के लोगों के हित में कितना अच्छा काम किए। पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर को 67 एकड़ में बनाया जा रहा है। नए मंदिर के निर्माण पर 882 करोड़ 87 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इनमें से पुराने मंदिर के विकास पर 137 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि 728 करोड़ रुपए पर्यटन संबंधित विकास पर खर्च होंगे। 16 करोड़ रुपए रखरखाव पर खर्च किए जाएंगे। जानकी मंदिर की ऊंचाई 151 फीट होगी। आदरणीय गृह मंत्री जी के आग्रह पर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने निर्णय लिया कि हम बिहार में मां सीता को भी एक भव्य सीता मंदिर में स्थापित करने का काम। समृद्धि का विकसित बिहार के सपना को साकार करने के लिए आज जो शिलान्यास किया गया है, ये हर बिहारी को गौरवान्वित कर रहा। हर माता जानकी के पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। पूरे मंदिर परिसर का विकास किया जाएगा। पुनौरा धाम अयोध्या की तर्ज पर विकसित होगा। मां जानकी की जन्मस्थली न सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए बल्कि देश विदेश के पर्यटकों के लिए भी प्रमुख धार्मिक केंद्र होगा। इसके लिए पुनौरा धाम को रामायण सर्किट से जोड़ा जाएगा, जिससे बिहार के धार्मिक पर्यटन को नई पहचान मिलेगी। न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज, सीतामढ़ी से राकेश रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं बिहार दौरे पर सीतामढ़ी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह एसआईआर को लेकर विपक्ष पर जमकर बरसे। पूर्व सीएम लालू प्रसाद और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी विकास के मुद्दे पर विपक्ष को आईना दिखाया और लालू राबड़ी राज को लेकर आरजेडी पर तीखे तंज कसे हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये बताएं लालू प्रसाद जी, किसको बचाना चाहते हो? बिहार दौरे पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पहली बार मतदाता पुनरीक्षण पर विपक्ष को घेरा और माता सीता की धरती से एसआईआर का विरोध करने पर जमकर निशाना साधा। फर्जी वोटर और विदेशी मतदाताओं को लेकर अमित शाह ने आरजेडी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। शाह ने कहा कि लालू एंड कंपनी कांग्रेस के साथ मिलकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाना चाहती है। विपक्ष उन फर्जी मतदाताओं को बचाना चाहता है जो बांग्लादेश से आकर बिहार के युवाओं की नौकरी खा रहे हैं। एसआईआर मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? स्पष्ट संदेश दीजिए लालू एंड कंपनी को। घुसपैठियों के वोट चाहिए तो बिहार की जनता आपको स्वीकार नहीं कर। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के साथ साथ अमित शाह राहुल गांधी पर भी जमकर बरसे और कहा कि विपक्ष चुनाव में हार का बहाना ढूंढ रहा है। गृह मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि पहले देश में बम धमाके होते थे तो आतंकवादी पाकिस्तान भाग जाते थे, लेकिन आज का भारत पाकिस्तान में घुसकर आतंकवाद के आकाओं के ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है। इस पर भी लालू एंड कंपनी संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर निशाना साध रही है। पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया और एक कांग्रेस पार्टी एंड लालू, ये लालू एंड कंपनी पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुनौरा धाम के विकास के साथ साथ बिहार के डेवलपमेंट का भी जिक्र किया। हाल के दिनों में लिए गए एनडीए सरकार के बड़े फैसलों के बारे में बताया। सीएम ने 2005 से पहले लालू राबड़ी राज को बिहार का अंधकार काल बताया और कहा कि एनडीए सरकार से पहले बिहार में कुछ नहीं था। नवंबर 2005 से एनडीए का, जिसमें बीजेपी और जदयू की सरकार थी, अब आप जानते हैं उसके पहले कहीं कुछ नहीं था। आप जानते हैं शाम के बाद घर के बाहर नहीं जाते थे। मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। बिहार के विकास में सहयोग करने के लिए पीएम को धन्यवाद कहा
उधर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के हमले के बाद विपक्ष में बौखलाहट है। देखना होगा विरोधी पार्टियां आरजेडी और कांग्रेस किस तरह से पलटवार करती हैं। न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज और सीतामढ़ी संवाददाता राकेश रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, एक तरफ एसआईआर को लेकर सियासत हो रही है तो दूसरी तरफ बिहार में एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग ने ताजा आंकड़े जारी कर दिए हैं। आयोग ने बताया कि एक हफ्ते का समय बीतने के बाद भी किसी भी राजनीतिक दल की ओर से मतदाता पुनरीक्षण को लेकर कोई दावे या आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। इस पर सत्ता पक्ष ने एसआईआर का विरोध कर रहे विपक्षी दलों की मंशा पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण को लेकर रोज नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। पहले दिन से एसआईआर का विरोध कर रहे विपक्ष को लेकर नया खुलासा हुआ है। 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी किए जाने के बाद किसी भी राजनीतिक दल ने न तो कोई नाम शामिल करने के लिए और न ही किसी का नाम हटाने के लिए निर्वाचन आयोग से अब तक कोई संपर्क किया। शुक्रवार को निर्वाचन आयोग ने ताजा आंकड़े जारी किए और बताया कि किसी भी पार्टी की ओर से कोई दावा या आपत्ति दर्ज ही नहीं कराई गई। कांग्रेस के 17,549 पार्टी एजेंट हैं, लेकिन दावा या आपत्ति 0। आरजेडी के 47,506 पार्टी एजेंट हैं, लेकिन दावा या आपत्ति 0। इसी तरह लेफ्ट पार्टी, सीपीआई-एमएल, सीपीएम, आरएलजेपी और आम आदमी पार्टी की ओर से भी कोई आपत्ति दर्ज ही नहीं कराई गई। हालांकि विपक्ष का दावा है कि आपत्ति दी गई है। इसका रिसीविंग भी है हम लोगों के पास, हमने दिया है। बार बार चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का बोली बोल रहा है। विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में सभी दलों के नेता थे, मिलकर के आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। इसी तरह बीजेपी के 53,338 पार्टी एजेंट हैं, लेकिन दावा या आपत्ति 0। जेडीयू के 36,550 पार्टी एजेंट हैं, लेकिन दावा या आपत्ति 0। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआरवी, आरएलएसपी, बीएसपी या नेशनल पीपल्स पार्टी की ओर से कोई भी दावा या आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है। यानी कुल पार्टी एजेंट की संख्या 1,60,813 और दावे या आपत्ति 0। इसे लेकर सत्ताधारी दल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, लेकिन उचित फोरम पर शिकायत करना होता है वो नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव बिहार के लोगों को भरमाना चाहते हैं और बिहार के लोगों को बेवकूफ समझना चाहते हैं। बिहार के लोग अब तक मात्र 6,257 मतदाताओं ने खुद आपत्ति दर्ज करवाई है। बीते दिन वोट चोरी के आरोप पर निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी को शपथ भेजा और लिखा कि अगर राहुल को लगता है कि आरोप सही है तो फिर घोषणा पत्र पर साइन करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर साइन नहीं करते इसका मतलब अपनी ही बातों पर यकीन नहीं रखते हैं। लिहाजा फर्जी आरोप लगाने और चुनाव व्यवस्था में लोगों का भरोसा कम करने के लिए राहुल गांधी माफी मांगे। बार बार एसआईआर और निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े करने को लेकर निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी के सामने 2 विकल्प रखे। या तो राहुल गांधी पेपर पर साइन करें या फिर राहुल देश से माफी मांग ले। ऐसे में देखना होगा कि राहुल गांधी का अगला कदम क्या होता है। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब बात एक ऐसे आरोप की जिसकी चर्चा हो रही है। दरअसल जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर घूसखोरी का बड़ा आरोप लगा दिया है। घूस के पैसे से दिल्ली में पत्नी के नाम पर फ्लैट खरीदने का आरोप लगाया। एम्बुलेंस खरीद में पैसों की हेराफेरी का भी आरोप लगा दिया, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पीके के ऊपर जबरदस्त पलटवार किया है। देखते हैं। दिलीप जायसवाल जी के अकाउंट से 25 लाख रुपया मंगल पांडे जी के पिताजी अवधेश पांडे जी को दिया गया, जिस अकाउंट से 10 दिन के बाद पैसा उर्मिला पांडे जी के अकाउंट में गया और उर्मिला पांडे जी ने उसी अकाउंट के पैसे से आगे जो पेमेंट किया है अपने फ्लैट को खरीदने के लिए, वो सारा डिटेल भी यहाँ पर आपको उपलब्ध है। कुल 6 ट्रांजैक्शन है
दिलीप जायसवाल जी को आज से 4.5 साल पहले वापिस कर दिए हैं। खाते से पैसा पूरा वापिस हुआ है और वो ऋण जो लिया गया था वो ऋण की पूरी राशि चेक से ली गई थी और चेक से ही पिताजी के खाते से पूरा पैसा वापिस हुआ है। नंबर 2, जिस विश्वविद्यालय की मान्यता की वो बात कर रहे हैं, विश्वविद्यालय की मान्यता में स्वास्थ्य विभाग का कोई रोल ही नहीं होता है। तीसरा विषय उन्होंने एम्बुलेंस के संदर्भ में कहा है, उसके बारे में भी मैं बताना चाहूंगा, ये तो एक प्रक्रिया है, निविदा होती है और निविदा में जो संबंधित पक्ष होता है अपना निविदा देता है, उसके निष्पादन की अपनी एक प्रक्रिया है और निष्पादन की प्रक्रिया से यदि कोई सहमत नहीं होता है तो न्यायालय जाता है और इस मामले में भी लोग न्यायालय गए हुए हैं। ये उच्च न्यायालय में ये मामला है और मैंने जानकारी ली है विभाग से, अभी तो कोई भुगतान भी उसका नहीं हुआ। और चलिए बात ऑपरेशन लंगड़ा की करते हैं। देखिए, छपरा में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 50,000 के इनामी मुन्ना मियां और रंजीत सिंह को गोली लगी है। छपरा में 4 दिन के अंदर एनकाउंटर की ये दूसरी बड़ी घटना है। आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। स्ट्रेचर पर लाद कर अस्पताल ले जाए जा रहे ये कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि छपरा के कुख्यात अपराधी मुन्ना मियां और रंजीत सिंह हैं। पुलिस के साथ मुठभेड़ में दोनों को गोली लगी है। 24 घंटे के भीतर यह दूसरी घटना है जब पुलिस ने अपराधियों का एनकाउंटर किया है। इसके पहले तरैया में एक एनकाउंटर हुआ जिसमें अपराधी को गोली मारी गई थी और अब एकमा में 2 अपराधियों को गोली मारने। दोनों पर हत्या, लूट और रंगदारी समेत कई गंभीर मामले दर्ज है। यहाँ तक कि मुन्ना मियां पर 50,000 का इनाम भी घोषित था। दोनों एक और वारदात की प्लानिंग करने के लिए एकमा थाना के तिलकार गांव में जुटे थे, लेकिन पुलिस को भनक लग गई। पुलिस ने घेराबंदी की तो अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैरों में गोली लगी, जिनका इलाज सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। इन पर जो है करीब 1.5 दर्जन केस लंबित है। मुन्ना मियां पर, रंजीत सिंह पर 3 केस पहले के पाए गए हैं। छपरा में पिछले 4 दिन के अंदर एनकाउंटर की ये दूसरी बड़ी घटना है। संदेश साफ है कि अपराधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। सुधरे नहीं तो सुधार दिए जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संवाददाता संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। और वहीं बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। जहानाबाद के पोस्टेड डीएसपी संजीव कुमार पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने कार्रवाई की। संजीव कुमार के पटना, जहानाबाद और खगड़िया के ठिकानों पर छापेमारी की गई, जहां से काफी मात्रा में पैसे और जमीन के कागज भी मिले। $500 के नोटों की गड्डियां और ये आलीशान मकान, सब कुछ उस डीएसपी स्तर के अधिकारी का है जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने कार्रवाई की है। नाम है संजीव कुमार। अब तक जो जानकारी मिली है 1,52,00,000 आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है प्राइमा फेसी, और इसी प्राइमा फेसी फाइंडिंग्स के आधार पर इनके खिलाफ स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने अपने थाने में जहानाबाद में पोस्टेड डीएसपी संजीव कुमार के 3 ठिकानों पटना, जहानाबाद और खगड़िया में एसवीयू की टीम ने एक साथ छापेमारी की, जहां से लाखों रुपए कैश, मकान और 60 बीघा जमीन के कागजात मिले हैं। जारी किया गया। जहानाबाद से भी कुछ कागजात मिले हैं क्या जमीन के? डीएसपी संजीव कुमार पर आय से 1,52,00,000 से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप है, लेकिन जब इस आरोप की पुष्टि के लिए स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने छापेमारी की तो आंखें फटी की फटी रह गई। डीएसपी संजीव कुमार काली कमाई का कुबेर निकला। पत्नी के नाम से 10 ट्रक चलवाने के सबूत मिले तो खगड़िया में अस्पताल की बिल्डिंग भी उसी ने बनवाई थी। कि जो सूत्र बता रहे हैं वो नेक्टर हॉस्पिटल उनके द्वारा संचालित नहीं होती है, लेकिन हॉस्पिटल का जो भवन बना हुआ वो आय से अधिक संपत्ति के मामला से ही जो बताया जा रहा है कि बनाया गया। कई डीएसपी संजीव कुमार के ठिकानों पर छापेमारी बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई का हिस्सा है, जो बताने के लिए काफी है कि काली कमाई करने वालों की अब खैर नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार, जहानाबाद से राजीव रंजन बीवल और खगड़िया से दिग्विजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए बात करते हैं बारिश, बाढ़ और बर्बादी की। बिहार में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं।
निचले इलाकों में बाढ़ से लोग बेबस दिखाई दे रहे हैं। लोग ऊंची जगहों पर पलायन को मजबूर हैं। शहर शहर और गांव-गांव क्या हालात हैं, आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। नदियों का रौद्र रूप देखकर लोग दहशत में हैं। ये तस्वीरें हैं पटना के दीघा घाट की, जहां गंगा की तेज धार में दियारा के लोगों का पलायन जारी है। गंगा उफान पर है। दीघा घाट पर गंगा खतरे के निशान से 2 सेंटीमीटर ऊपर है। जलस्तर बढ़ने के बाद दियारा के कई इलाके पानी में समा गए हैं। पटना में गंगा पूरी तरह से सबाब पर है और दियारा वासियों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही है। लोग लगातार पलायन भी कर रहे हैं और जरा तस्वीर आपको हम दिखाते हैं पटना के दीघा घाट की कि देखिए चारों तरफ जलमग्न हो चुका है। जो दियारा के आसपास के जो इलाके हैं वो देख सकते हैं कि किस प्रकार से जलमग्न हो चुका है। कहा जा रहा है कि हर घंटे 1 से 1.5 सेंटीमीटर गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। वैशाली में लोग गंगा और गंडक नदी के रौद्र रूप का शिकार बन रहे हैं। वैशाली सहित सारण जिले के सोनपुर का सबलपुर पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में है। सबलपुर दियारा की इस तस्वीर को देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोग बाढ़ से परेशान हैं। मंदिर, मस्जिद से लेकर स्कूल, सड़क, घर पानी से लबालब है। लोग अपना सामान लेकर ऊंची जगहों पर पहुंच रहे हैं। गंडक और गंगा जो है अपने उफान पे है और हर तरफ पानी का सैलाब देखने को मिल रहा है। भागलपुर में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा लगातार नए इलाकों में अपनी दस्तक दे रही है। गंगा का पानी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश कर चुका है। पूरे कॉलेज कैंपस में 3 से 4 फीट पानी भर चुका है। शहर के आदमपुर स्थित CMS हाई स्कूल में भी गंगा का पानी घुस चुका है। यहाँ लगे डिज्नीलैंड मेले में 4 से 5 फीट पानी जमा है। NH 80 पर भी पानी का दबाव बढ़ चुका है। सबौर के इंग्लिश गांव के पास बन रहे पुलिया को एक तरफ से बंद किया जा चुका है। गंगा का जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। अभी हम हैं NH 80 पर इंग्लिश गांव के पास। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डायवर्सन बना हुआ है और पुल का निर्माण किया जा रहा है। डायवर्सन में एक तरफ के रास्ते को बंद कर दिया गया है क्योंकि पानी का जो है लेवल जो है काफी ऊपर हो गया है और पानी रिस कर जो है दूसरी तरफ जा रहा है। शेखपुरा के टाल क्षेत्र में हरुहर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हरुहर नदी में उफान की वजह से लोग दहशत में जी रहे हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत बचाव न मिलने से वो नाराज भी हैं। गंगा और सरयू में आए उफान के बाद छपरा शहर के कई इलाके भी बाढ़ की स्थिति में हैं। छपरा की प्रमुख व्यावसायिक मंडी, मोना चौक और नगर पालिका चौक पानी से भर चुका है। शहर में पानी का कब्जा देख नगर निगम बेबस दिख रहा है। लखीसराय में गंगा, हरुहर और सहायक क्यूल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिपरिया प्रखंड के कई गांव जलमग्न हैं। लोग पानी में घुसकर आने जाने को मजबूर है। कोई व्यवस्था अभी तो नहीं हुआ है। क्या नुकसान हुआ है बाढ़? नुकसान बचा ही क्या है, जो बताए नुकसान क्या हुआ है, पूरा नुकसान हो गया है। फसल बिहार में भारी बारिश के बाद बाढ़ से बर्बादी और बेबसी की तस्वीरें डराने वाली हैं। भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ चुके हैं। निचले इलाकों में पानी भरने के बाद लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग महाअभियान चलाने जा रहा है। दरअसल 16 अगस्त से 20 सितंबर तक इस महाअभियान में लोगों की जमीन संबंधित समस्याओं को सरकार दूर करेगी। महाअभियान को लेकर विभाग के सचिव जय सिंह ने कहा कि लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान विभाग के द्वारा बनाई गई टीम लोगों के घर तक जाकर उनकी समस्याओं को देखेगी, सुनेगी और फिर उसे दूर करने का काम करेगी। देखिए, विभाग के संज्ञान में ये बात पहले से आई है कि अभी भी बहुत सारे लोगों को ज़मीन संबंधी रिकॉर्ड जो हैं वो उपलब्ध करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बहुत सारे ऐसे भी मामले हैं जिसमें लोगों के जो भूमि संबंधी रिकॉर्ड हैं वो आधे अधूरे हैं, उसमें बहुत सारी जानकारियाँ मिसिंग हैं। इसको देखते हुए विभाग ने ये निर्णय लिया कि हम एक राजस्व महाअभियान प्रारंभ करेंगे
जिसका मुख्य रूप से फोकस दो चीज़ों पर होगा। एक तो ये कि ऐसे दाखिल खारिज जो पूर्वजों के नाम से चल रहे हैं और आज के दिन में वो जीवित नहीं हैं, तो या तो वो उत्तराधिकार के आधार पर या बंटवारे के आधार पर इनको अपडेट किया जाए आज की स्थिति के अनुसार। और दूसरा, ऐसी जमाबंदियां जो मौजूद तो हैं आज के डेट में, लेकिन उसमें कहीं खाता का उल्लेख नहीं है या खिसरे का उल्लेख नहीं है या रकबे का उल्लेख नहीं है, तो ऐसी कुछ जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है या कुछ अशुद्धियां हैं, जैसे नाम में कोई अशुद्धि है, तो इन सब को सुधार करने के लिए भी इस अभियान में हम लोग फोकस कर रहे हैं। और वहीं देखिए, पटना में नेपाली महिला से रेप मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस ने आरोपी बस ड्राइवर कार्तिक राय को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी कार्तिक को बरौनी से धर दबोचा, साथ ही नेपाली महिला से लूटा गया सामान भी बरामद किया गया। वहीं उसके सहयोगी सुनील कुमार को पुलिस ने औरंगाबाद से गिरफ्तार किया है। महिला को बेचने को लेकर सुनील कुमार के घर में ही महिला को रखा गया था। आरोपी कार्तिक राय सीतामढ़ी का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। गुमराह करते हुए उसने उसका सामान भी ले लिया, कार्तिक राय ने उस महिला का, और उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसका सामान इत्यादि लेके वह भाग गया। इस सब के क्रम में उसने जो है कार्तिक राय ने महिला को एक सुनील कुमार नामक व्यक्ति के यहाँ पे भी रखवाया था, जिसमें इसकी भी संलिप्तता प्रतीत हो रही है। इन दोनों व्यक्तियों को लगकर 24 घंटे के अंतराल के अंदर हमारी टीम द्वारा इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। सुनील कुमार को औरंगाबाद से और कार्तिक राय को जो है बरौनी जंक्शन से, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। और चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं रोहतास से बड़ी जानकारी, जहां पर डेहरी थाना के गांधी नगर में विजय राघव आश्रम के महंत श्याम नारायण स्वामी की हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप महंत के एक सहयोगी पर लगा है। आरोपी पुजारी सुभाष स्वामी वारदात के बाद से फरार भी है। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन और आश्रम से छुट्टी नहीं देने को लेकर विवाद हुआ था। विजय राघव आश्रम के महंत जी और उनके एक सहयोगी के बीच में गंभीर झड़प हो गई है। सूचना के सत्यापन के लिए थाना दलबल के साथ थानाध्यक्ष वहां मौका पर पहुंचे। उनको पता चला कि आमजनों द्वारा गंभीर रूप से घायल महंत जी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। जो उनके सहयोगी हैं घटना के बाद से फरार चल रहे हैं, उनके लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। और चलिए, इसी खबर के साथ अपना बिहार में बस इतना ही। आगे जोहार झारखंड देखिए। मेरी